हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द ईगो ट्रिक। इसका मतलब आपके बारे में सब कुछ। इनका लेखक का नाम है जूलियन बर्गनी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। इस किताब का टॉपिक है मैं या मेरे बारे में। इस समरी में हम माइंड के काम करने के तरीके और उसकी कमियां, सोसाइटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ अपनी पहचान, आत्मा और फैसला लेने की आज़ादी जैसे महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल फैक्टर्स के सवालों को परखकर अपने एहसास को एक शेप देने की कोशिश करेंगे। यह किताब किनको पढ़नी चाहिए? जिन्हें लगता है कि यह दुनिया एक भ्रम है, माइंड की फिलॉसफी के बारे में जानने के इच्छुक स्टूडेंट, वेस्टर्न और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक साथ इंटरेस्ट लेने वाले लोग। अध्याय नंबर 1। क्या स्पिरिचुअल एहसासों को ट्रेन करके हम अपने वजूद की सच्चाई के बारे में पता लगा सकते हैं, या फिर वह हमारी किसी दिमागी कमजोरी का नतीजा है? इस समय इस समरी को कौन पढ़ रहा है? बेशक वह आप ही है, लेकिन वाकई में आप कौन हैं? क्या आप वह स्कूल हैं जहां जा चुके हैं, या आप ही अपने पेरेंट्स हैं, या फिर आप वह जॉब हैं जो इस समय आपके पास है? क्या आप अब भी वही पर्सन है जो 3 साल की एज में थे? क्या यह आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है, या फिर यह कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप ऐसी अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ को खुद में महसूस कर रहे हैं? आखिर कैसे पता चलेगा कि आप वाकई में कौन है, या फिर वह क्या चीज़ है जो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है? फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट और धार्मिक गुरु इन सवालों का जवाब सदियों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लेसन्स इस बात का दावा नहीं करते हैं कि उनके पास सारे जवाब हैं, लेकिन हम यह जानेंगे कि सारे जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। इसके अलावा आप जानेंगे कि आपके पास एक आत्मा के होने की संभावना है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कॉमन वजह क्या है, और आपकी खुद की फ्री विल क्यों नहीं हो सकती? सन 1982 में सुजैन सीगल नाम की एक औरत पेरिस में बस का इंतज़ार कर रही थी, और फिर वह अचानक से अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ भूलने के बाद यह भी भूल गई कि वह कौन थी। सीगल को यह लगने लगा था कि जो बॉडी और ब्रेन जन्म से उसके पास थे, अब उसके नहीं रह गए। वह अपने चारों तरफ की चीज़ों और लोगों को अपना ही एक हिस्सा मानने लगी थी। उसने सोचा कि वह एक विशाल खाली जगह के सिवा कुछ नहीं थी, और सीगल को यकीन हो गया कि वाकई में उसका कोई वजूद नहीं था। आइंदा 10 सालों तक वह अपने इस नुकसान को झेलती रही और बहुत से थेरेपिस्ट से मदद मांगती रही, लेकिन वह खुद को अपनी पुरानी वाली सीगल से कनेक्ट नहीं कर पाई। फिर वह इस बात का आश्चर्य करने लगी कि कहीं से उसे सेल्फ अवेकनिंग तो नहीं हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह अपनी पहचान को खोकर एक ज़्यादा बेहतर फॉर्म में आ गई थी। अपने एक्सपीरियंस और एक काल्पनिक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट अंता यानी नो सेल्फ, जिसमें कोई वजूद बाकी नहीं रहता, की सिमिलरिटी को देखते हुए उसने एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह से काम करना शुरू कर दिया। आखिर 1996 आते आते सीगल के अंता वाले एहसास टूटकर बिखरने लगे। वह खुद को पुराने वाली सीगल समझने लगी और उसके स्पिरिचुअल मैसेज में कन्फ्यूजन पैदा होने लगा। न्यूरोसाइंस इस बात की तरफ इशारा करता है कि वास्तव में कुछ स्पिरिचुअल एहसास हमारी दिमागी कमजोरी की वजह से पैदा होते हैं। बदकिस्मती से सीगल का केस भी ऐसा ही था, जो ना तो अपने हाथों में पेन को पकड़ सकते थे और ना ही उसे लोगों के नाम याद थे। फरवरी 1997 में उसके अंदर एक बड़ा ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया गया और फिर वह कोमा में चली गई।
उसके कुछ महीनों बाद ही उसकी मौत हो गई। सन 1982 में सीगल के एहसासों में जो बदलाव हुए थे, डॉक्टर्स का मानना था कि वह उसके दिमाग पर ट्यूमर के प्रेशर की वजह से हुए थे। हालांकि सीगल के फॉलोअर्स इस बात को नहीं मानते थे। उनका यह मानना था कि ट्यूमर की वजह से ही सीगल का कनेक्शन खुद को ही पूरा यूनिवर्स समझने लेने वाले उसके सबसे बढ़िया यूनिवर्सल कॉन्शनेस से टूट गया था। अध्याय नंबर 2। आत्मा जैसी किसी चीज़ का होना हमारी अंदरूनी सोच का नतीजा है, लेकिन यह कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। करीब करीब सभी धर्मों का यह मानना है कि सभी इंसानों में एक कभी ना मरने वाली आत्मा मौजूद है। सदियों पहले एक फिलोसोफर्स को भी आत्मा की अजर अमर होने और शरीर की मौत हो जाने का आइडिया बहुत पसंद था। पर्शियन फिलोसोफर अविसिन्ना ने आत्मा की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक फ्लोटिंग मैन नाम का थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया। उसने लोगों को यह इमेजिन करने के लिए कहा कि वह लोग बिना किसी बॉडी के और दुनिया के एहसासों को बिल्कुल भी महसूस किए बगैर हवा में तैर रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम अपनी मौजूदगी के बारे में सोच समझ सकते हैं? अगर हमारी अंदरूनी समझ इसका जवाब हाँ में देती है, तो थॉट एक्सपेरिमेंट यह बताता है कि बॉडी के एहसासों और ब्रेन के रिस्पॉन्स से अलग हमारे वजूद के किसी इम्पोर्टेंट हिस्से में कोई दूसरी चीज़ भी मौजूद है। लेकिन क्या इसमें कोई लॉजिकल नतीजा भी निकलता है? पूरी तरह से तो नहीं है। हालांकि अविसिन्ना का थॉट एक्सपेरिमेंट हमें एक सही दिशा दिखाता हुआ तो लगता है, मगर इसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी है। यह एक्सरसाइज इस बात का यकीन दिलाती है कि हम खुद को बिना बॉडी के भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें अपने अंदर बॉडी की समझ होने का पता नहीं चलता। हमारे ख्यालों में तो बॉडी छुप जाती है, मगर वहीं फिर भी मौजूद ही रहती है, जो हमें अपनी आत्मा को अलग से इमेजिन करने के लिए अलाउ नहीं करते। इसके अलावा कुछ चीज़ों के लिए हमारे एहसास का होना और कुछ के लिए ना होना हमें गुमराह कर सकते हैं। आखिरकार लोग साइको ड्रग्स के इफ़ेक्ट में आकर हर तरह के एहसासों को इमेजिन करने में कैपेबल हो जाते हैं। हालांकि बॉडी से अलग होकर आत्मा की महसूस करने की काबिलियत का जादू भी किसी ठोस सच्चाई को बयां नहीं करता है। डेस्कार्ट्स एक मशहूर दावा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। इस दावे में भी एक लॉजिकल मिस्टेक है। सिर्फ इस वजह से ही इंसान सोच सकते हैं, यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि बस इंसानों के पास ही एक सोचने वाला दिमाग हो सकता है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे एक्सपीरियंस की असली शक्ल दिखा देते हैं। एक बार की बात है, किसी मिस्टीरियस महल में एक साथ 11 लोग रहा करते थे। इस तरह की बात हमें किसी परियों वाली कहानी की याद दिलाती है, लेकिन यह किसी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंसान के माइंड की सिमिलरिटी को भी दिखाती है। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारे एक्सपीरियंस दुनिया के बारे में कितने सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव का मतलब इस बात से है कि किसी चीज़ के लिए उस इंसान का क्या नज़रिया है। सन 1990 में रॉबर्ट ऑक्स नेम को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज किया गया था। ऐसा लगता था जैसे बहुत सी अलग अलग पर्सनालिटी अलग अलग समय पर उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। कभी कभी ऑक्स नेम के अंदर मौजूद रहने वाली पर्सनालिटी का किरदार शैतान बॉबी होता था, जो प्रैक्टिकल जोक्स और रोलर स्केटिंग का बहुत शौकीन था। पर फिर कुछ पलों बाद ही उसका दिमाग टॉमी नाम के एक शख्स की तरफ मुड़ जाता था, जो एक गर्म दिमाग और जल्दी ही गुस्से का शिकार हो जाने वाला आदमी था। कुल मिलाकर 11 पर्सनालिटीज उसके दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। इस बीमारी का पता चलने से पहले ऑक्स नेम अपनी पढ़ाई के करियर में काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन सन 1990 में वह ज़्यादा टाइम तक अपने दिमाग को सुन्न होता हुआ महसूस करने लगा। आखिरकार उसने इसका इलाज करना शुरू कर दिया। ऑक्स नेम के इलाज के दौरान उसके थेरेपिस्ट ने यह गौर किया कि कैसे एक के बाद दूसरी पर्सनालिटी उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते थे। 15 मिनट के लिए टॉमी के गुस्से वाले और बच्चों जैसे पर्सनालिटी वहाँ पर मौजूद होती थी, और फिर उसके बाद दूसरी पर्सनालिटी उसकी जगह ले लेते थे। जल्द यह बात साफ हो गई कि ऑक्स नेम के दिमाग में रहने वाले
डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एक दूसरे के बारे में नहीं जानती थी। वह जब भी कभी कभी दूसरी पर्सनालिटी की तरफ स्विच करता था तो वह पहले वाली पर्सनालिटी की बातों को भूल जाता था। ऑक्स नेम जैसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस अक्सर बचपन में हुई छेड़छाड़ की गलतियों की वजह से पैदा होता है। जब बच्चे किसी गहरी चोट को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर चाहे वह शारीरिक हो या सेक्सुअल हो या फिर इमोशनल ही क्यों ना हो, वह इस बात को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं उनके साथ क्या हो रहा था। ऐसे सिचुएशंस का मुकाबला करने के लिए उनका दिमाग अपने लिए एक नई ख्याली दुनिया को बना लेता है, जहाँ पर वह खुद अपनी जगह किसी और शख्स को इसी तरह की चोट पहुँचता हुआ देखते हैं। ऑक्स नेम के केस में चोट ज़्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी मदद के लिए 11 पर्सनालिटीज़ को तैयार कर लिया था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर ऑक्स नेम अपनी बचपन की चोट को समझने लगा था और थेरेपी का इस्तेमाल करके उसने अपनी पर्सनालिटीज़ को कम कर दिया था। अब उसके पास बस 3 पर्सनालिटी ही बाकी बची थी। अध्याय नंबर 3। हमारे सेंस एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक बदलने के बावजूद हमारे बारे में सोसाइटी के व्यूज के हिसाब से अपनी एक शेप ले लेते हैं। क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हुए हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द की दुनिया में होने वाले किसी खास मौके को बिल्कुल ही मिस कर दिया हो? आपको खुद अपने बारे में समझने के लिए दुनिया के बारे में जानने के अलावा अपने अंदर से बाहर की तरफ भी देखना पड़ेगा। खुद के लिए हमारे होशो हवास हमेशा वैसे ही है, एक शेप ले लेते हैं जैसे कि सोसाइटी हमें समझती है। इसलिए ट्रांसजेंडर्स की सोसाइटी में यह बहुत अहम माना जाता है कि वह अपने जैसे दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों को भी उसी तरह से समझे जैसा कि वह खुद अपने बारे में समझते हैं, जो किसी भी जेंडर कैटेगरी को बिलोंग करने वाले शख्स की अपनी पहचान होती है। सोसाइटी का वेरिफिकेशंस और मंजूरी खुद ही एक मजबूत और टिकाऊ सेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जरा ड्रीयू मार्लैंड की कहानी पर गौर कीजिए, जिसने 43 साल की उम्र में खुद को आदमी से औरत में कन्वर्ट करवा लिया था। वह इस बात पर जोर देती थी कि उसके लिए एक औरत बन जाना कितना ज़रूरी था, वरना उसके आसपास के लोग आइंदा भी उसको एक मर्द की तरह से ट्रीट करते रहने वाले थे। मॉर्लैंड को अपनी अधेड़ उम्र में कन्वर्ट होने के बाद दूसरी बहुत सी ट्रांस वुमेन के जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ था। उसने देखा कि जब तक वह खुद को दुनिया के सामने एक आदमी के तौर पर पेश करती रही, तब तक अक्सर उसे बड़ी चालाकी से पूरी तरह नज़रअंदाज करके उसकी बेइज्जती की जाती रही। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा था। अलग अलग कल्चर हमारी सेंस को अलग अलग तरह की शेप देते हैं। फिलोसोफर रोम हरे के मुताबिक कुछ लोगों में खुद का सेंस बहुत कम होता है। उनके इमोशंस को जाहिर करने का तरीका उसी तरह से होता है जिस तरह से वह अपने आसपास रहने वाले लोगों से जुड़े हुए होते हैं। अगर उनकी कम्युनिटी में रहने वाले लोग दुखी होंगे तो वह भी दुखी हो जाएंगे। अगर उनके कम्युनिटी खुश होंगे तो वह भी खुश होंगे। इसी तरह से उनके फैसले भी फैमिली या ख़ानदान के नज़रिए से लिए जाते हैं, ना कि उनके खुद की मर्ज़ी से। ईगो की मौजूदगी दिमाग की एक चाल है। इंसान के तौर पर हम अपनी मौत से बहुत डरते हैं। मौत हम पर उस पेचीदा पहचान के ख़त्म हो जाने का जुर्माना लगा देती है जिस पहचान के हम मालिक होते हैं। लेकिन अगर यह सब आइडेंटिटीज़ एक भ्रम हो तो सच्चाई यही है कि ईगो दिमाग की एक ट्रिक है। 18वीं सेंचुरी में फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने एक आइडिया डेवलप किया कि ईगो एक कहीं पर भी ना टिकने वाली हस्ती है। हमारा दिमाग आराम से एक जगह टिके रहने की जगह हमेशा उसमें आते जाते रहने वाले आइडियाज़, थॉट्स और इमोशंस का कॉम्बिनेशन बनाता रहता है। अपने इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए डेविड ह्यूम ने देखा कि उसके सेंस हमेशा फीलिंग्स और इमोशंस के मामले में उभर कर सामने आ जाते थे, जैसे कि ठंडक, गर्मी, रोशनी, अंधेरा, डर, खुशी, प्यार और नफ़रत वगैरह। ह्यूम ने रियलाइज़ किया कि वह इन तरीक़ों के अलावा
किसी और तरीके से खुद को महसूस करने के लायक नहीं था। इस वजह से उसने यह नतीजा निकाला कि सेल्फ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक्सपीरियंस और इमोशंस के लंबे सिलसिले के बाद एहसासों से जुड़ी हुई एक गलतफहमी की सिचुएशन दिखाई देने लगती है। हालांकि यह भ्रम जल्दी ही टूट भी जाता है। ईगो की ट्रिक में वक्ती तौर पर और लापरवाही के साथ बनाए गए नज़रिए में से बाहर निकालकर एक आइडेंटिटी के सेंस का बनाया जाना भी शामिल है। माइंड के बाहर सेल्फ नाम की एक चीज़ हमेशा हमको खारिज कर सकती है। जैसे कोई अकेला आदमी एक ही समय में शिकारी और शिकार दोनों नहीं हो सकता, वैसे ही किसी शख्स के लिए उसके खुद के एहसासों को ऑब्जर्व करना बिल्कुल नामुमकिन है। यह खुद की आंखों के अंदर देखने जैसा काम होगा। अध्याय नंबर 4, सेल्फ के होने के बारे में गलतफहमी न सिर्फ वेस्टर्न फिलोसफी में है बल्कि वह बुद्धिस्ट शिक्षाओं में भी दिखाई पड़ती है। हालांकि सेल्फ का आइडिया वेस्टर्न फिलोसफी में अभी ज़रा नया बना है, लेकिन यह सदियों से दुनिया के दूसरे धर्मों में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता रहा है। सदियों पुरानी बुद्धिस्ट विजडम यह सिखाती है कि सेल्फ एक भ्रम की सिचुएशंस है। शुरू में हमें अंत या नो सेल्फ की धारणा से परिचित करा दिया गया है। अभी हाल ही में पुरानी बुद्धिस्ट किताबों की दोबारा से की गई जांच पड़ताल यह बताती है कि नो सेल्फ अनाटा का ज़्यादा एक्यूरेट ट्रांसलेशन हो सकता है। नो सेल्फ का मतलब यह है कि कहीं पर भी कोई नहीं है और पूरा यूनिवर्स एक भ्रम है। दूसरी तरफ नॉन सेल्फ सिर्फ यह इशारा करता है कि खुद के कॉमन नज़रियों को नकार देना चाहिए। बुद्धिस्ट सोच हिंदुओं के भगवान ब्रह्मा से मोटिवेटेड है, जिनके अंदर टू सेल्फ मौजूद है। नॉन सेल्फ बॉडी, माइंड और सभी आने जाने वाली टेम्परेरी सोचों और एक्सपीरियंस के मालिक किसी शख्स की एक पहचान है। बुद्धिज्म में नॉन सेल्फ का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीक़ों से किया गया है। कुछ बुद्धिज्म सोच वाले स्कूल यह बहस करते हैं कि जब बुद्धों ने नॉन सेल्फ कहा तो उसका मतलब यह बताने से था कि हमारे अंदर पवित्र ब्रह्मा के एहसास की मौजूदगी ना होकर उसकी जगह ढेर सारी टेम्परेरी और दर्दनाक सोचें और एक्सपीरियंस की मौजूद थे। इस प्रैक्टिकल नज़रिया की वजह से यह पता चलता है कि सेल्फ शब्द का मतलब वही है जिसे हम लोग खुद के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली नज़र में यह एक आसान इंटरप्रिटेशन नज़र आने के साथ साथ थोड़ा मायूस भी करता था, लेकिन यह इस बारे में भी बताता है कि सेल्फ एक पहले से तय की गई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक बार मिलने के बाद तमाम उम्र अपने साथ चिपका कर रखा जा सकता है। इसकी जगह सेल्फ एक ऐसी चीज़ है जो हम जिंदा रहकर अपनी हरकतों से और अपनी चॉइस मेकिंग की वजह से बन जाते हैं। अगर हमारे पास आत्मा ना हो तो फिर हमारी खुद की इच्छा भी नहीं होगी। यह आइडिया ही कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई डिसीज़न न ले पाएँ, चाहे वह आइसक्रीम के फ्लेवर के बारे में हो या फिर कैरियर की चॉइस के बारे में हो, जितना आरामदायक लगता है उतना ही भयानक भी है। अगर हमारी कोई भी चॉइस मायने ना रखे तो राइट चॉइस को चुनने की हमारी फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ ऐसा आइडिया हमारी ज़िंदगी को बेमकसद और खाली बना देता है। आप इंसानों की फ्री विल को मजबूती देने वाले आइडिया पर बिलीव करें कि ना करें, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आत्मा की कौन सी थ्योरी आपको ऐसा करने पर सबसे ज़्यादा मजबूर करती है। अगर आप इस वजह को मान लेते हैं कि सेल्फ आपके डिसीजन और एक्शन के साथ ढेर सारी टेम्परेरी सोच और एक्सपीरियंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कि सिर्फ आपकी बॉडी और ब्रेन का एक मैकेनिकल आउटकम है जो सिलसिलेवार फिजिकल लॉज की वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ आता है, तो फिर आपको फ्री विल की मौजूदगी से भी इनकार करना पड़ेगा। फ्री विल के बिना ज़िंदगी का आइडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बड़ी आसानी से डिसएग्री हो जाते हैं। जब हम एक कप चाय या ऑर्डर करते हैं,
जब हम एक कप चाय का ऑर्डर करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसकी जगह हम कॉफ़ी का ऑर्डर भी बड़ी आसानी से कर सकते थे, लेकिन यह सच नहीं है। ऐसी आपकी ज़िंदगी के तजुर्बे, उस वक्त के हालात और उसमें शामिल ख़ास फीलिंग्स की वजह से हो सकता है। उस समय चाय को चूज़ करना टाला नहीं जा सकता था। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी चॉइस उम्मीद के मुताबिक ही होगी। अपने होश वाले या फिर बिना होश वाले बहुत सारे फैक्टर्स के साथ हम अपने डिसीज़न को एक फ़ाइनल शेप देते हैं। हमें आखिरी पल तक यह पता नहीं होता है कि आखिर हमारी चॉइस कौन सी होगी। यह भी मौसम की तरह का ही एक पेचीदा सिस्टम है, जिसमें यह बताना बहुत मुश्किल होता है कि अगले 3 हफ्तों में बारिश होगी या फिर धूप खिला रहेगा। इसके बारे में प्रिडिक्ट ना कर पाने की सच्चाई का यह मतलब नहीं है कि बादलों के पास कोई फ्री विल है, इसलिए वह अपनी खुशी से जहाँ चाहे वहाँ बारिश कर सकते हैं। अध्याय नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल चेंज की वजह से हमारे सेंस की फॉर्म बदल जा रही है। बहुत सी वजह से साइंस की कहानी लिखने वाले लेखक फ्यूचर के बारे में उदाहरण देकर समझाने की कोशिश नहीं करते। उनकी मंशा मौजूदा वक्त के हालात पर सही बात करने की होती है, क्योंकि हमारी दुनिया चेंज होने की वजह से वह बहुत कम पहले जैसी दिखाई पड़ती है। आज का सेल्फ पहले वाले सेल्फ से बहुत अलग है। आजकल की सोसाइटी यूनाइटेड होकर मजबूती से जुड़े रहने की पहचान के सेंस से अलग हटकर मल्टीपल आइडेंटिटी के सेट की तरफ आगे बढ़ रही है। बच्चों की ज़िंदगियों में पहले के मुकाबले ज़रा ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस का सिलसिला शामिल हो गया है, जो उन्हें एक ट्रेडिशनल पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ कुछ खास तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जा रहा है। पिछले 20 सालों में दुनिया के आपस में लगाव का एक्सपीरियंस इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए से दोबारा लिखा गया है। दुनिया भर के बच्चे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अलग अलग तरह के लोगों, उनके कल्चरल और आइडिया से कंटेंट कर रहे हैं, आपस में बातचीत करके और इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करके उनके पर्सनालिटी का एक नया पहलू निकलकर सामने आ रहा है। यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। आइंदा सालों में सेल्फ के हमारे नज़रिए में बदलाव अभी और भी गर्म मिजाज होने वाली है, जैसा कि न्यूरोसाइंटिस्ट सुजन ग्रीनफील्ड ने उदाहरण के साथ समझाया है। मीडिया का यंग और डेवलपिंग माइंड्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ग्रीनफील्ड के मुताबिक इंसानों के पास खुद को एक ग्रुप के पार्ट के शख्स की तरह से समझने की काबिलियत के अलावा नोबडी ही होती है कि समझ भी होती है। मिसाल के तौर पर, जब हम डांसिंग के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर म्यूजिक में खो जाते हैं या फिर किसी पसंदीदा टीवी सीरियल को देखने में तल्लीन हो जाते हैं, तो ख़तरा इस बात का हो जाता है कि हम अपने आप को ज़रूरत है ज़्यादा टाइम तक मल्टीमीडिया से इंगेज कर लेते हैं तो खुद को नोबडी बना लेते हैं। ऐसे समय में हम अपनी पर्सनालिटी और ग्रुप आइडेंटिटी को खो देते हैं। कुल मिलाकर, हालांकि आप खुद के बारे में महसूस कर सकते हैं कि आप कौन हैं, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिलीजन और फिलोसफी, इन सब की नज़र इस आइडिया के लिए एक मजबूत केस को बनाती है कि सेल्फ एक ऐसी गलतफहमी की सिचुएशंस है जो हमारे आते जाते रहने वाले थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को आपस में जोड़कर रखता है। क्या करें? अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, चाहे मेडिटेशन के ज़रिए से या फिर फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्शन से। इन लेसन्स में दिए गए आइडियाज़ को अपने माइंड पर टेस्ट करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। सीखने से लेकर याद करने तक के वह तरीके जिनसे हम अपनी नॉलेज आए बिना ही अपनी आइडेंटिटीज़ को बना लेते हैं, हमें ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस के मुकाम तक पहुंचा देते हैं और हमें अपने रेस्ट्रिक्टिव आइडियाज़, हम कौन हैं और हम कैसा बन सकते हैं, से फ्री भी कर सकते हैं।